हेलो, हाय एवरीवन। हम लोग जो पिछले लेक्चर में देख रहे थे उसमें हम लोग पढ़ा था क्या कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखे थे क्या कि जो मॉलिक्यूल होता है, जो कंपाउंड होता है, वह दो तरह का होता है। अनसैचुरेटेड, साइक्लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वह दो तरीका का होता है। इसमें हम बताए थे क्या, एक था आपका साइक्लो अल्कीन और एक था आपको साइक्लो अल्काइन। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी कंपाउंड हम लोग देख रहे हैं उस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि यदि उसके कंपाउंड को स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो वह कितना तरीका से लिखा जा सकता है। तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होता है। तो रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और एक होता है आपको कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें यदि सारे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जो भी कंपाउंड हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस कंपाउंड में जो भी आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यदि वह स्ट्रक्चर आपका क्या होता है कि उसमें यदि पूरे एटम के साथ बॉन्डिंग दिखाई दे रहा हो तो वह आपको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच यदि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यह सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग की ज़रूरत है वह सारे बॉन्डिंग को हम लोग यहाँ पे साफ साफ दिखा देते हैं। यानी कार्बन के साथ जो भी अन्य एटम प्रेजेंट होते हैं उन सारे एटम को बॉन्डिंग के साथ दिखाना ही यह क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कार्बन है, कार्बन और इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रत्येक को हम लोग बॉन्डिंग से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही ईच एटम इज क्लियरली रिटन विथ इट्स बॉन्डिंग विथ अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें प्रत्येक जो एटम होता है अदर एटम के साथ बॉन्डिंग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वह क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ज़रा हम लोग समझ लेते हैं कि एक यही नहीं है, अब और भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक को देख ले रहे हैं कि प्रत्येक जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा, जितना कार्बन बॉन्डिंग बनाएगा उतना हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि कार्बन कितना बॉन्डिंग बनाएगा, तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्डिंग बनाएगा और प्रत्येक के बॉन्डिंग को बारे में देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्डिंग, कार्बन 4, तो मतलब 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ पे भी हम लोग 3 हाइड्रोजन दे दिए और यहाँ पे भी कार्बन कितना बॉन्डिंग बनाएगा, 4 बॉन्डिंग, तो 3 हाइड्रोजन दे दिए और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 बॉन्डिंग, तो 1 हाइड्रोजन दे दिए। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है, यह रिप्रेजेंटेशन आपको कहलाता है क्या, यह रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कि इसके सहायता से हम लोग एक खास तरीका का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो कि हम इस प्रकार से बना रहे हैं स्ट्रक्चर। यह जो स्ट्रक्चर है यह किसका स्ट्रक्चर है, तो यह जो लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है उसी का यह स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन इसको कहा जाता है।
तो इसमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो भी आपका लाइन खींचा हुआ दिखाई देगा उस लाइन के एंडिंग पॉइंट पे कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। जरा इसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ है क्या है। रिप्रेजेंटेशन इन विच वी ड्रा द मॉलिक्यूल्स बाय लाइंस एंड वी कंसीडर कार्बन एटम एंड ज्वाइनिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लाइन से इसको ड्रा करते हैं और लाइन के एंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट पे हम लोग कार्बन को समझते हैं। तो लाइन के एंडिंग पॉइंट पे हम लोग कार्बन को समझ ले रहे हैं, कार्बन को समझ लिए, और यहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ भी हम लोग कार्बन को समझ लिए। अब क्या है कि यह जो रिप्रेजेंटेशन हुआ यह आपका क्या है, यह है आपका एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देख लीजिए यह, यदि इसी को फिर से हम ऐसे कर दे रहे हैं तो यह हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस प्रकार से, तो यदि इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को हमको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, और फिर यहाँ पे कार्बन है, यानी एंडिंग पॉइंट और जॉइनिंग पॉइंट पे कार्बन है। अब यदि इसको हम लिख दिए एस, तो इसमें हम बॉन्डिंग को भी पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। तो बॉन्डिंग कहने का मतलब कि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक ही। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाएगा। तो यह आपका बॉन्ड लाइन हो गया और यह आपका हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म। और एक होता है आपका, एक होता है जिसका नाम है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो भी दिखाई दे रहा है उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात कर लिए तो कितना कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है। कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे 4 है, तो कार्बन की संख्या लिख दिए 4। अब क्या, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 10 है। तो यह जो बना रहा है आपका कंडेंस्ड फॉर्म है, यह जो बना रहा है आपका क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है। तो हम लोग समझ गए कि सिकुड़ा हुआ जो रूप है उसको हम कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्म, और जो फैला हुआ रूप है वह एक्सटेंडेड फॉर्म है। और फैले हुए रूप को जब हम बॉन्ड लाइन से यानी कि लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यह था आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग इसमें यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका फंक्शनल ग्रुप कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग समझते हैं यहाँ से कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है।
तो फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसके केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, यानी डिसाइड करता है। वह उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, वही होता है फंक्शनल ग्रुप। यानी फिर से हम लोग समझते हैं क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड से जुड़ करके उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है या डिफाइन करता है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इसको लिख लेते हैं, द ग्रुप इन द मॉलिक्यूल which defines chemical and physical properties is known as फंक्शनल ग्रुप। अब यह जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसको फंक्शनल ग्रुप हम कैसे समझ रहे हैं, कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि जो भी है वह डिफाइन करेगा। ज़रा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह आपके पास अल्काइल है, अब अल्काइल के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे अल्काइल को नहीं बल्कि यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं C2H5, यहाँ भी है आपका C2H5, यहाँ पे हम OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिए और यहाँ पे हम लोग COOH फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। अब यह जो बना है इसका नाम है आपका इथाइल अल्कोहल और यह है आपका प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यह पहले से आपका इथाइल था, यहाँ भी पहले से आपका इथाइल था। जैसे अल्कोहल इसमें ऐड किए, यह बन गया इथाइल अल्कोहल। यह ग्रुप ऐड करते ही यह क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। और यह मूल रूप से आपको शराब में यूज़ किया जाता है। यह मूल रूप से कहाँ यूज किया जाता है, शराब में यूज किया जाता है। जो भी आपका ब्रांड वाला शराब हो, मैकडोल हो या फिर किंगफिशर वगैरह जो भी हो, उसमें इथाइल अल्कोहल ही यूज़ किया जाता है। और यदि हम बात करें आपका कि यह जो है एसिड इसमें लगा है, तो यह एसिड एसिडिक ग्रुप है। यानी यह हम लोग देख लिए कि दोनों ही इथाइल था, लेकिन यहाँ पे एक अलग कंपाउंड बना और यहाँ पे एक अलग कंपाउंड बना। और उसका कारण यही है कि यहाँ पे अल्कोहल लगा है और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका डिफिनेशन ही बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसको वह डिफाइन करता है। तो हम लोग देख लिए कि सही में यह डिफाइन कर रहा है। दोनों ही इथाइल ही था, लेकिन अलग अलग ग्रुप लगने से इसका जो है नाम भी और इसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर रहा है। एक एसिडिक बन जा रहा है और एक अल्कोहलिक बन जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है वह कितने सारा है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है आपका OH,
जिसका नाम है अल्कोहल। दूसरा है आपका COOH, इसका नाम है कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड। तीसरा है आपका CHO, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। चौथा है आपका CO, कीटोन। पांचवा है आपका O, ईथर। यह ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, उसी के अनुसार दिखा रहे हैं। यह प्रायोरिटी टेबल नहीं बताया जा रहा है। प्रायोरिटी टेबल जब हम लोग क्लास 11th के टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पे प्रायोरिटी टेबल की सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले कार्बोजेलिक एसिड आता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद एसिड हाइलाइड आता है, उसके बाद इस तरह से आते जाता है। उस चीज़ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि यही जो फंक्शनल ग्रुप है यह हमारा क्लास 10 में यूज आएगा और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और छठा हो गया आपका एस्टर। यह है आपका एस्टर। इतने सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह 6 पॉइंट है जिसको हम लोग क्लास 10 में डिफाइन करेंगे। और हम लोग सबसे पहले